Welcome back to this session of the Hindu newspaper analysis for UPSC Civil Services Examination. Today we will discuss mainly three issues. The first issue is Trump raises US tariff on Indian imports to 50%. The second issue is what is the potential of biochar. Third issue is digital campaign strategy in the 2024 Lok Sabha polls. Let's discuss all the issues in detail. Recently, US President Donald Trump imposes 50% tariff on India. How it will impact India-US relations? Why news? US President Donald Trump signed an executive order imposing an additional 25% tariff on imports from India in response to India directly or indirectly importing oil from Russia. यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंडिया पर 50% टैरिफ इम्पोज करते हुए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है और ऐसा इसलिए किया है बिकॉज इंडिया रसिया से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑयल इंपोर्ट कर रहा था. This is over and above the 25% tariff on Indian imports that Mr. Trump approved on July 31. इससे पहले मिस्टर ट्रंप ने जुलाई 31 को 25% टैरिफ इम्पोज किया था, बट इसके बाद एडिशनल 25% टैरिफ और इम्पोज किया गया है. इट मीन्स टोटल 50% का टैरिफ इंडियन इम्पोर्ट्स पर इम्पोज किया गया है. वाई इंडिया यूएस ट्रेड इशू गॉट मोमेंटम. इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड इशू क्यों रेज हुए? Tariffs levied on import in India are 5 times higher than what the US levies on imports. इंडिया के द्वारा जो यूएस आइटम्स पर टैरिफ लेवी किए जाते हैं वो यूएस के द्वारा लेवी किए जाने वाले टैरिफ से 5 टाइम्स ज्यादा है. द एवरेज ड्यूटी लेविड बाय इंडिया वाज 17% इन 2023 कंपेयर टू 3.3% लेविड बाय द यूएस. इंडिया यूएस आइटम्स पर अबाउट 17% का टैरिफ इम्पोज करता है, जबकि यूएस इंडियन आइटम्स पर ओनली 3.3% का टैरिफ लेवी करता है. 2023 का डाटा है. India's higher average was mostly due to high tariffs on agriculture product to product domestic producer. इंडिया का जो हायर टैरिफ है वो इसलिए है क्योंकि इंडिया अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोडक्ट करने के लिए एग्रीकल्चरल गुड्स पर हाई टैरिफ इम्पोज करता है. एवरेज टैरिफ लेविड बाय इंडिया ऑन नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स वाज लेस देन 15% बिटवीन 2018 एंड 2023. 2018 एंड 2023 के बीच में नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स पर इंडिया ने एवरेज 15% तक टैरिफ इम्पोज किया था. The duty on agricultural goods, however, has always been more than twice the duty on non-agricultural goods and exceeded 38% in all years except in 2020. एग्रीकल्चरल गुड्स पर जो टैरिफ होता है वो नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स के कंपेयर में ट्वाइस होता है. 2022 को 20 को छोड़कर नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स पर जो टैरिफ रहा है वो लगभग 17-18% रहा है, जबकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर जो एग्रीकल्चर जो टैरिफ रहा है वो इसका डबल रहा है. इंडिया हैज रिसेंटली रिड्यूस टैरिफ ऑन बोर्बन विस्की फ्रॉम 150% टू 100%. रिसेंटली इंडिया ने यूएस को कंफर्ट करने के लिए बोर्बन विस्की पर टैरिफ 150% से 100% तक रिड्यूस किया है. ट्रेड सरप्लस विद द यूएस. इंडिया इज इंक्रीजिंगली एक्सपोर्टिंग मोर टू यूएस, वाइडनिंग इट्स ट्रेड सरप्लस विद द यूएस. इंडिया और यूएस के बीच जो ट्रेड सरप्लस है वो इंक्रीज हो रहा है बिकॉज इंडिया यूएस को मोर इंपोर्ट कर रहा है, जिससे यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस वाइड हो रहा है. गुड्स एक्सपोर्टेड टू द यूएस फ्रॉम इंडिया हैव क्रॉस्ड $53 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 25 एंड एक्सीडेड 18% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम अबाउट 15% अ डिकेड अगो. इंडिया का यूएस के साथ एक्सपोर्ट में शेयर 15% हुआ करता था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में 18% को एक्सीड कर गया. इट मींस इंडिया के ओवरऑल एक्सपोर्ट में यूएस के साथ एक्सपोर्ट का शेयर 18% है. व्हाई टैरिफ्स आर बीइंग इम्पोज्ड. टैरिफ इम्पोज क्यों किए जाते हैं? टैरिफ्स आर बीइंग इम्पोज्ड टू ब्लॉक इंपोर्ट्स फ्रॉम पार्टनर कंट्रीज इनटू द यूएस. यूएस ने टैरिफ इसलिए इम्पोज किए हैं ताकि पार्टनर कंट्रीज से होने वाले इंपोर्ट को ब्लॉक किया जा सके, बिकॉज यूएस वांट्स इंडिया टू इंपोर्ट मोर फ्रॉम देम. यूएस चाहता है कि इंडिया और अदर कंट्रीज ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करें यूएस गुड्स का, जबकि अदर कंट्रीज का इंपोर्ट यूएस के अंदर ज्यादा हो रहा है. द चार्ट शो द एवरेज ड्यूटी लेविड ऑन इंपोर्ट कंट्री वाइज. किस कंट्री के द्वारा आइटम्स पर कितना परसेंट ड्यूटी लेवी किया जाता है उससे रिलेटेड चार्ट है. हम देख सकते हैं कि इंडिया होने वाले इंपोर्ट्स पर अबाउट 17% 15 to 20 के बिटवीन टैरिफ लेवी करता है. सेकेंड नंबर ब्राजील है, जो कि अपने कंट्री में होने वाले इंपोर्ट्स पर 10 to 15 के बीच
इंपोर्ट पर टैक्स लेवी करता है। थर्ड नंबर पर हम देख सकते हैं चाइना आता है। एंड लास्ट हम देख सकते हैं यूएस, जो कि इंपोर्ट्स पर सबसे लेज ड्यूटी लेवी करता है। द चार्ट शो द एवरेज ड्यूटी लेविड कैटेगरी वाइज ऑन इंपोर्ट इनटू इंडिया। इंडिया में एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स पर कितना ड्यूटी लेवी किया जाता है। हम देख सकते हैं कि 38 to 40% तक एग्रीकल्चरल गुड्स पर ड्यूटी लेवी किया जाता है। वहीं नॉन एग्रीकल्चरल्स पर ओनली 13.5% तक ड्यूटी इंडिया लेवी करता है। द चार्ट शो द एवरेज ड्यूटी लेविड प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज ऑन इंपोर्ट इनटू इंडिया। इंडिया के अंदर किस आइटम पर कितना ड्यूटी लेवी किया जाता है उससे रिलेटेड ये चार्ट है। बीवरेजेज एंड टोबैको का अगर इंपोर्ट किया जाएगा इंडिया के अंदर 74% तक का टैक्स लेवी किया जाएगा। ऑयल सीड्स, फैट्स एंड ऑयल 60%, सुगर्स एंड कॉन्फेक्शनरी 51%, कॉफी टी 47%, सीरियल्स एंड प्रिपरेशंस 37%, डेयरी प्रोडक्ट 35%, फ्रूट्स वेजिटेबल्स प्लांट्स 34%, एनिमल प्रोडक्ट 32%, फिश एंड फिश प्रोडक्ट 30%, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट 28%। और उसी तरह से हम लास्ट में देख सकते हैं कॉटन 9%, पेट्रोलियम 9.2%, नॉन इलेक्ट्रिकल मशीनरी 7.9% तक का इंडिया टैरिफ लेवी करता है। द चार्ट शो द शेयर ऑफ एक्सपोर्ट टू द यूएस इन इंडिया टोटल एक्सपोर्ट। इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट में यूएस के साथ होने वाले एक्सपोर्ट का कितना परसेंट शेयर है। 2015-16 में हम देख सकते हैं 15.37% शेयर हुआ करता था टोटल एक्सपोर्ट में। उसके बाद क्रोनोलॉजिकली हम देख सकते हैं कि ये जो शेयर है ये इंक्रीज हुआ है 2020 टू 23 में थोड़ा डिक्रीज हुआ एंड देन 2024-25 में 18.6% तक शेयर यूएस के साथ एक्सपोर्ट में इंक्रीज हुआ है। इंडिया यूएस रिलेशंस एवोल्यूशन। इंडिया और यूएस के बीच रिलेशंस का एवोल्यूशन कैसे हुआ। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा क्या रिलेशन था एंड पोस्ट कोल्ड वॉर रिलेशंस में क्या क्या चेंजेस आए। During Cold War era, India followed the principle of non-alignment while the US had stronger ties with Pakistan. कोल्ड वॉर एरा के ड्यूरिंग इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट प्रिंसिपल फॉलो किया जबकि यूएस पाकिस्तान के साथ स्ट्रांगली टाइज किया हुआ था। पोस्ट कोल्ड वॉर रिलेशन इंडिया एंड द यूएस बिगन बिल्डिंग क्लोजर डिप्लोमेटिक टाइज। इंडिया और यूएस ने कोल्ड वॉर के बाद डिप्लोमेटिक टाइज को बिल्ड करने की कोशिश की। यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट इन 2005 मार्क्ड अ मेजर माइलस्टोन इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन बोथ। क्लोजर डिप्लोमेटिक टाइज जो शुरू होते हैं इंडिया और यूएस के बीच वो 2005 से स्टार्ट होते हैं बिकॉज 2005 में यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया गया था जो कि दोनों के बीच एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए मेजर माइलस्टोन रहा है। सम फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स लेमोआ, कोमकासा, बेका, जिसुमिया ये एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज के बीच में साइन किए गए। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया यूएस रिलेशंस। इंडिया यूएस रिलेशंस का क्या सिग्निफिकेंस है। नंबर 1, इकोनॉमिक ग्रोथ। Strong economic ties enhance investment and bilateral trade, which leads to job creation and economic development in both nations. इंडिया और यूएस के बीच में अगर इकोनॉमिक टाइज स्ट्रॉन्ग होंगे तो इससे दोनों कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट एंड बायलैटरल ट्रेड बढ़ेगा जिसकी वजह से जॉब क्रिएशन को बूस्ट मिलेगा एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों कंट्रीज के अंदर रीच होगा। यूएस इज इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। करंट में यूएस इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। नंबर 2, डिफेंस कोलैबोरेशन। Some strategic defense agreement like LAMBO and COMCASA facilitated interoperability and deeper military cooperations. दोनों कंट्रीज के बीच में लेमोआ और कोमकासा जैसे डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए गए थे जो कि दोनों ही कंट्रीज के अंदर मिलिट्री कोऑपरेशन को डीपर करने के लिए एंड इंटरऑपरेबिलिटी को फैसिलिटेट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट थे। फॉर एग्जांपल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सच एज युद्ध अभ्यास। दोनों कंट्रीज के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं सच एज युद्ध अभ्यास। Number 3, technological partnership. Collaboration in critical technologies will enhance innovation competitiveness. क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर में दोनों कंट्री एक दूसरे को कोलैबोरेट करते हैं जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में इनोवेशन कॉम्पिटिटिवनेस काफी इनहांस हुआ है। फॉर एग्जांपल इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इंडिया और यूएस के बीच में आईकैट साइन किया गया था। आईकैट मींस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। Number 4, cultural exchange. A vibrant diaspora and educational exchanges enrich cultural ties and enhance mutual understanding between the two societies of the country. दोनों कंट्रीज के बीच में वाइब्रेंट डियास्पोरा एंड एजुकेशनल एक्सचेंज बहुत ज्यादा एनरिच हो रहा है और इसकी वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में कल्चरल टाइज एनहांस हो रहे हैं। एग्जांपल, ओवर 2 लाख इंडियन स्टूडेंट स्टडी इन द यूएस। यूएस के अंदर 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं। करंट में ये नंबर कम हुआ है। Number 5, climate cooperation. Joint efforts in addressing climate change will strengthen global environmental governance and sustainable development initiative. इंडिया यूएस दोनों ही क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए
इनिशिएटिव्स टेकिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल इन्वायरमेंटल गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्ट्रेंथ किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल द यूएस इंडिया क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, दोनों ही कंट्रीज ने क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप शो किया है। Number 6, Quad Alliance. The Quadrilateral Security Dialogue (Quad) enhance regional security cooperation, promoting democratic values and addressing challenges in the Indo-Pacific. इंडिया और यूएस दोनों ही क्वाड मेंबर हैं और इससे रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट किया जा सकता है, रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एनहांस किया जा सकता है एंड इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो भी चैलेंजेस है उसको एड्रेस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल द क्वाड्स इनिशिएटिव इन वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। क्वाड ने कोविड-19 के ड्यूरिंग वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन कर पुअर कंट्रीज का हेल्प किया एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए दोनों ही कंट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्वाड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इंडिया यूएस और डिफेंस रिलेशन। इंडिया और यूएस के डिफेंस रिलेशंस का हिस्ट्री क्या रहा है? 2005 से इंडिया और यूएस के बीच में रिलेशंस स्टार्ट होते हैं। 2005 स्ट्रेटेजिक डायलॉग वर इनिशिएटेड व्हिच लीड टू डीपर एंगेजमेंट बिटवीन यूएस एंड इंडिया। इंडिया और यूएस के बीच में 2005 से स्ट्रेटेजिक डायलॉग इनिशिएट किए गए जो कि दोनों के बीच एंगेजमेंट को डीपर करता है। 2016 द यूएस डेजिग्नेटेड इंडिया एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर एनहांसिंग एक्सेस टू एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज एंड कोलैबोरेशन। 2016 में यूएस ने इंडिया को एक मेजर डिफेंस पार्टनर के तौर पर डेजिग्नेट किया। इसकी वजह से यूएस के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड कोलैबोरेशन को इंडिया एक्सेस कर सकता है। इट मींस 2016 में जब यूएस ने इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर के तौर पर डेजिग्नेट किया, इसके बाद इंडिया का यूएस की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसमें एंटर वो कर सकता है। 2016, 17, 18 the US and India signed several important agreements between 2016 and 18। 2016 और 18 के बीच में इंडिया और यूएस के बीच में वेरियस एग्रीमेंट्स साइन किए गए। नंबर लेमोआ। लेमोआ मींस लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इट फैसिलिटेटेड म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट बिटवीन बोथ कंट्रीज। लेमोआ एग्रीमेंट के थ्रू दोनों कंट्रीज के बीच में म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट को फैसिलिटेट किया गया है। नंबर 2, कोमकासा। COMCASA means Communication Compatibility and Security Agreement, facilitated secure communication between US Indian militaries for interoperability। COMCASA एग्रीमेंट के अंडर दोनों कंट्रीज के बीच में कम्युनिकेशन को सिक्योर किया गया, साथ ही मिलिट्रीज के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी को इसके अंडर फैसिलिटेट किया जाता है। नंबर 3, बेका। बेका मीन्स बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। दिस अलाउज शेयरिंग ऑफ जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस फॉर एनहांस्ड मिलिट्री प्रिसिजन एंड नेविगेशन। बेका एग्रीमेंट जो दोनों कंट्रीज के बीच में साइन किया गया, ये मिलिट्री प्रिसिजन एंड नेविगेशन को एनहांस करने के लिए जियो स्पेटियल इंटेलिजेंस को शेयर करने के लिए अलाउ करता है। इट मीन्स मिलिट्री प्रिसिजन एंड नेविगेशन से रिलेटेड जो भी जियो स्पेटियल इंटेलिजेंस है उसको इजिली तरीके से इंडिया और यूएस के बीच में शेयर किया जा सकता है बेका एग्रीमेंट के बाद। नंबर 4, GSOMIA। GSOMIA means General Security of Military Information Agreement। GSOMIA protect the exchange of information, also fostering intelligence collaboration। दोनों कंट्रीज के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को प्रोटेक्ट किया जाता है GSOMIA के थ्रू एंड इंटेलिजेंस कोलैबोरेशन को इसके थ्रू फोस्टर किया जा सकता है। 2018 फॉर इजियर एक्सेस टू यूएस मिलिट्री टेक्नोलॉजी, इंडिया रिसीव्ड स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टायर 1 स्टेटस इन 2018। 2018 में इंडिया को यूएस के द्वारा स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टायर 1 का स्टेटस गिवन किया जाता है। इसके बाद इंडिया का यूएस मिलिट्री टेक्नोलॉजी तक एक्सेस इजी हो जाता है। इट मींस अगर किसी कंट्री को यूएस के द्वारा स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टायर 1 स्टेटस अगर गिवन कर दिया जाता है, वो कंट्री यूएस मिलिट्री टेक्नोलॉजी तक इजीली एक्सेस इंश्योर कर सकता है। 2+2 मिनिस्टर डायलॉग वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड टू डीपन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। दोनों कंट्रीज के बीच में स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को डीपन करने के लिए 2+2 मिनिस्टर डायलॉग स्टार्ट किए गए 2019। In 2019, first tri-service exercise, Tiger Triumph and signing of the Industrial Security Annex for US companies in Indian defense production। 2019 में फर्स्ट टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज स्टार्ट किया गया था इंडिया और यूएस के बीच में एंड इंडिया ने यूएस कंपनीज के लिए इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स साइन किया सो दैट डिफेंस प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके। इट मीन्स इंडिया और यूएस के बीच में फर्स्ट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प स्टार्ट किया गया था एंड इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इंडिया ने इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स फॉर यूएस साइन किया। 2020 इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी टू ड्राइव कोलैबोरेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी वाज लॉन्च्ड इन 2020। 2020 में इंडिया और यूएस के बीच में आईकैट साइन किया गया सो दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी को एनहांस किया जा सके।
ICAT मीन इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो कि 2020 में साइन किया गया। 2021 मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग टेक्नोलॉजी अरेंजमेंट मिस्टा वाज साइंड इन 2021 टू इम्प्रूव मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। इंडिया और यूएस मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए भी इनिशिएटिव टेकिंग कर रहे हैं। 2021 में दोनों कंट्रीज के बीच में मिस्टर साइन किया गया। मिस्टर मीन्स मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग टेक्निकल अरेंजमेंट। 2021-22 progress in major equipment deal including F414 fighter jet engines and MQ-9B Sky Guardian 2। 2021-22 में दोनों कंट्रीज के बीच में मेजर इक्विपमेंट डील किए गए, इंक्लूड F414 फाइटर जेट इंजन्स एंड MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन से रिलेटेड कुछ एग्रीमेंट्स किए गए थे 2021-22 में। 2023 India USA Defense Acceleration Ecosystem Index X under ICAT was launched in 2023 to foster collaboration among defense companies, investors and research institutions। इंडिया और यूएस के बीच 2023 में ICAT के अंडर इंडेक्स एक्स साइन किया गया। इंडेक्स एक्स मींस इंडिया यूएस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। ये ICAT के अंदर साइन किया गया था सो दैट दोनों कंट्रीज के डिफेंस कंपनीज, इन्वेस्टर्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन के बीच में कोलैबोरेशन को फोस्टर किया जा सके। चैलेंजेस इन इंडिया यूएस रिलेशंस। इंडिया और यूएस के बीच रिलेशंस के बिफोर क्या क्या चैलेंज में करंट में हम देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प सबसे बड़ा चैलेंज है प्रेजेंट में, बट कुछ अदर चैलेंजेस भी हैं। नंबर 1 ट्रेड इम्बैलेंस। ट्रेड इम्बैलेंस कॉज फ्रिक्शन अफेक्टिंग एग्रीकल्चरल एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। दोनों कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड इम्बैलेंस है, ट्रेड इम्बैलेंस ने दोनों कंट्रीज के बीच फ्रिक्शन का वर्क किया है, जिससे एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी अफेक्ट हुआ है। बिकॉज इंडिया मोर एक्सपोर्ट करता है बट इंपोर्ट लैच करता है, इस वजह से ट्रेड इम्बैलेंस बना हुआ है, जो कि यूएस के लिए एक कंसर्निंग इशू हो सकता है। यूएस कंसर्न ओवर इंडिया टैरिफ ऑन वेरियस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैव लेड टू ट्रेड डिस्प्यूट। इंडिया यूएस आइटम्स पर, वेरियस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर हाई टैरिफ इंपोज करता है, जिसकी वजह से ट्रेड डिस्प्यूट्स दोनों कंट्रीज के बीच में रेज हुए हैं और ये यूएस के लिए कंसर्न बना हुआ है। Number 2 डाटा प्राइवेसी कंसर्न। बोथ कंट्रीज हैव डिफरेंट अप्रोचेस टू डाटा प्रोडक्शन एंड क्रॉस बॉर्डर डाटा। दोनों कंट्रीज डाटा प्रोडक्शन से रिलेटेड डिफरेंट अप्रोच रखते हैं। यूएस वांट्स फ्री डाटा फ्लो व्हाइल इंडिया एम्फसाइजेस डाटा लोकलाइजेशन फॉर प्राइवेसी। यूएस चाहता है कि डाटा का फ्री फ्लो होना चाहिए, जबकि इंडिया प्राइवेसी को कंसर्न करता है। नंबर 3 डिफेंस प्रोक्योरमेंट हर्डल्स। डिसएग्रीमेंट एंड ब्यूरोक्रेटिक डिलेज स्लो डिफेंस कोलैबोरेशन। दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट एंड ब्यूरोक्रेटिक डिलेज की वजह से डिफेंस कोलैबोरेशन स्लो हुए। फॉर एग्जांपल डिले इन फाइनलाइजिंग द प्रेडेटर ड्रोन डील। दोनों कंट्रीज के बीच में प्रेडेटर ड्रोन डील में काफी ब्यूरोक्रेटिक डिले देखे गए हैं। नंबर 4 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। डिसएग्रीमेंट ओवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन स्पेशली इन फार्मास्यूटिकल इम्पैक्ट ट्रेड नेगोशिएशंस। दोनों कंट्रीज के बीच में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन से रिलेटेड डिसएग्रीमेंट है, स्पेशली फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड एंड जो कि ट्रेड नेगोशिएशंस को काफी इम्पैक्ट कर रहे हैं। नंबर 5 वीजा रेस्ट्रिक्शंस। स्टेट यूएस वीजा रेगुलेशंस पर्टिकुलरली फॉर H1B वीजा लिमिट इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स मोबिलिटी हु अफेक्ट द टेक इंडस्ट्री। यूएस ने वीजा रेगुलेशंस को पर्टिकुलर H1B वीजा से रिलेटेड रेगुलेशंस को काफी स्ट्रिक्ट किया, जिसकी वजह से इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स की मोबिलिटी यूएस के टेक इंडस्ट्री तक अफेक्ट हुई है। नंबर 6 जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस। डाइवर्जिंग व्यूज ऑफ बोथ कंट्रीज ऑन ईरान, रशिया एंड अदर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट समटाइम्स चैलेंज बायलैटरल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। इंडिया और यूएस दोनों के ईरान, रशिया एंड अदर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर डाइवर्ज अप्रोच हो सकता है। करंट में हम देख सकते हैं कि रशिया को लेकर यूएस का जो अप्रोच है वो इंडिया से बिल्कुल डिफरेंट है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इंडिया यूएस से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना बंद करे, और इसी का रिटेलिएशन के तौर पर यूएस ने इंडिया के ऊपर 50% तक का टैरिफ इंपोज किया है। इट मीन्स यहाँ पर ये जो डाइवर्ज अप्रोच है इंडिया और यूएस का किसी अदर कंट्री के प्रति, वो भी दोनों के बायलैटरल कोऑपरेशन को काफी हद तक इम्पैक्ट कर सकता है। What is biochar? How biochar can prove to be a worthwhile biofuel? What is the potential of biochar? Indian carbon market will be launched in 2026. CO2 removal technology such as biochar are expected to play a crucial role. 2026 है, इंडिया के अंदर कार्बन मार्केट लॉन्च हो जाएंगे और कुछ CO2 रिमूवल टेक्नोलॉजीज सच एज बायोचार एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस तरह के टेक्नोलॉजीज एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। Biochar is a type of charcoal rich in carbon and is produced from agricultural residue and organic municipal solid waste. Biochar एक कार्बन रिच चारकोल है जो कि एग्रीकल्चरल रेसिड्यू एंड ऑर्गेनिक म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से प्रोड्यूस किया जाता है।
It offers a sustainable alternative to manage waste and capture carbon. वेस्ट को मैनेज करने के लिए ये एक सस्टेनेबल अल्टरनेटिव ऑफर करता है एंड कार्बन कैप्चर में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. However, to decrease emissions across sectors, biochar require participation and support from multiple stakeholders. CO2 emissions को डिक्रीज करने के लिए वेरियस सेक्टर्स बायोचार के लिए मल्टीपल स्टेक होल्डर से पार्टिसिपेशन एंड सपोर्ट की नीड होगी. व्हाट इज बायोचार्स पोटेंशियल? बायोचार का क्या पोटेंशियल है इंडिया के अंदर? इंडिया जनरेट ओवर 600 मिलियन मीट्रिक टन ऑफ एग्रीकल्चर रेसिड्यू एंड ओवर 60 मिलियन टन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एवरी ईयर. एवरी ईयर इंडिया 600 मिलियन मीट्रिक टन एग्रीकल्चर रेसिड्यू जनरेट करता है, वहीं 60 मिलियन टन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है. अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ बोथ इज बर्न ओपनली और डम्प्ड इन लैंडफिल्स लीडिंग टू एयर पॉल्यूशन एंड from particulate matter and greenhouse gases such as methane, nitrous oxide and CO2. एवरी ईयर जितना भी एग्रीकल्चरल रेसिड्यू एंड म्यूनिसिपल वेस्ट रिलीज किया जाता है, इसका एक लार्ज पोर्शन ओपनली या तो बर्न कर दिया जाता है या लैंडफिल्स में डंप्ड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन इंक्रीज होता है. कुछ ग्रीन हाउस गैसेस सच एज मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड CO2 रिलीज होते हैं. By using 30% to 50% of surplus waste, India can produce 15 to 26 million ton of biochar and remove 0.1 gigaton of CO2 equivalent annually. Only 30% to 50% वेस्ट को अगर यूज किया जाता है, इंडिया इसके थ्रू 15 to 26 मिलियन टन बायोचार प्रोड्यूस कर सकता है, जिसकी वजह से 0.1 गीगाटन तक CO2 एनुअली रिमूव किया जा सकता है. Byproduct of biochar production such as shine gas and bio-oil can generate additional electricity and fuel. Biochar production का जो भी बायो प्रोडक्ट है such as syngas and bio-oil, ये एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल जनरेट कर सकते हैं. इट मीन्स बायोचार प्रोडक्शन के ड्यूरिंग जो भी बायो प्रोडक्ट रिलीज होते हैं, उन बायो प्रोडक्ट का भी इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल के तौर पर यूज किया जा सकता है. Utilizing syngas could generate power leading to lower crude oil import and reducing more than 2% of India's total fossil fuel based emissions. syngas या फिर बायो ऑयल के अगर हम यूटिलाइज करते हैं पावर जनरेट करने के लिए, इसके थ्रू इंडिया का जो क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी है वो लोअर हो सकता है एंड फॉसिल फ्यूल बेस्ड एमिशंस 2% तक रिड्यूस हो सकते हैं. हाउ बायोचार कैन सिंक कार्बन? बायोचार कार्बन को कैसे सिंक कर सकता है? Biochar can hold carbon in the soil for 100 to 1000 years due to its strong and stable characteristic, making it an effective long-term carbon sink. Biochar जो होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है, स्टेबल होता है और 100 to 1000 ईयर्स तक कार्बन को होल्ड करके रख सकता है. इस तरह से लॉन्ग टर्म कार्बन सिंक में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. एप्लीकेशन ऑफ बायोचार अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर. डिफरेंट सेक्टर में बायोचार के क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं? बायोचार एप्लीकेशन डिफरेंट सेक्टर्स प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर रिड्यूसिंग एमिशंस. एमिशंस को रिड्यूस करने में वेरियस सेक्टर्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है और बायोचार इसमें भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. नंबर 1 इन एग्रीकल्चर सेक्टर, अप्लाइंग बायोचार कैन इंप्रूव वाटर रिटेंशन पार्टिकुलरली इन सेमी ड्राई एंड न्यूट्रिएंट डिप्लीशन सॉइल. एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर बायोचार को अप्लाई किया जाता है तो इसको वाटर रिटेंशन को इंप्रूव किया जा सकता है. पर्टिकुलर सेमी ड्राई एंड न्यूट्रिएंट डिप्लीटेड सॉइल में ये वाटर रिटेंशन को इंक्रीज कर सकता है. दिस इन टर्न कैन अवॉइड नाइट्रस ऑक्साइड एमिशंस बाय 30 to 50%. 30 to 50% तक नाइट्रस ऑक्साइड एमिशंस को अवॉइड कर सकता है. नाइट्रस ऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस विद 273 टाइम्स द वार्मिंग potential of CO2, making its mitigation a crucial benefit of biochar. नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि CO2 के कंपेयर में 273 टाइम्स ज़्यादा वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और बायोचार का यूज इस तरह से हम नाइट्रस ऑक्साइड के एमिशन को इसके थ्रू हम मिटिगेट कर सकते हैं. नंबर 2, बायोचार कैन ऑल्सो एनहांस सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन हेल्पिंग रिस्टोर डिग्रेडेड सॉइल. बायोचार डिग्रेडेड सॉइल को रिस्टोर करने में भी हेल्प कर सकता है बिकॉज सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन को एनहांस कर सकता है. नंबर 3, कैप्चर इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट गैसेस. इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट गैसेस जो भी हैं उन्हें कैप्चर करने में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. इन कार्बन कैप्चर एप्लीकेशंस मॉडिफाइड बायोचार कैन एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट गैसेस. इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट गैसेस से मॉडिफाइड बायोचार CO2 को एब्जॉर्ब कर सकता है.
Number 4, in the construction sector, biochar can be explored as a low carbon alternative to building material. बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए ये एक लो कार्बन अल्टरनेटिव के तौर पर यूज किया जा सकता है. एडिंग 2 to 5% of biochar to concrete can improve mechanical strength, increase heat resistance by 20%, and capture 115 kg of CO2 per cubic meter, making building materials a stable carbon sink. बिल्डिंग मटेरियल्स का स्टेबल कार्बन सिंकिंग होना बहुत जरूरी है. अगर 2 to 5% बायोचार को कॉन्क्रीट के साथ ऐड किया जाता है तो कॉन्क्रीट का मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंप्रूव हो सकता है, हीट रेजिस्टेंस बिल्डिंग्स का इंक्रीज हो सकता है 20% तक, एंड 115 kg ऑफ कार्बन पर क्यूबिक मीटर तक कैप्चर कर सकता है. Number 5, in wastewater treatment, biochar offer a low cost and effective option to reduce pollution. Pollution को reduce करने के लिए biochar एक low cost and effective option हो सकता है. India generates more than 70 billion liter of wastewater every day. Of which 72% is left untreated. Every day India 70 billion liter वेस्ट वाटर जनरेट करता है और 72% ही इसका जो है वो अनट्रीटेड रहता है. ओनली 28% को ही ट्रीट किया जाता है. A kilogram of biochar along with other substances can treat 200 to 500 liter of wastewater. 1 kg biochar 200 to 500 wastewater 200 to 500 wastewater लीटर को ये ट्रीट कर सकता है. What hinders बायोचार एप्लीकेशन? बायोचार एप्लीकेशन को क्या क्या चीजें हैं जो हिंडर कर रही हैं इंडिया के अंदर? नंबर 1, डिस्पाइट इट्स सब्सटेंशियल पोटेंशियल टू कैप्चर कार्बन, बायोचार रिमेन्स अनरिप्रेजेंटेड इन द कार्बन क्रेडिट सिस्टम ड्यू टू इट्स एब्सेंस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड फीड स्टॉक मार्केट एंड कंसिस्टेंट कार्बन अकाउंटिंग मेथड्स व्हिच अंडरमाइन इन्वेस्टर्स इन कॉन्फिडेंस. बायोचार को अभी कार्बन क्रेडिट सिस्टम में अंडर रिप्रेजेंटेड किया गया है, जबकि इसका कार्बन कैप्चर के लिए सब्सटेंशियल पोटेंशियल है. नंबर 2, बायोचार टेक्निकल एप्लीकेशंस आर हिंडर्ड बाय बैरियर्स सच एज लिमिटेड रिसोर्सेज, इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज, मार्केट अनसर्टेनिटीज एंड इनसफिशिएंट पॉलिसी सपोर्ट. बायोचार का टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस जो हैं वो लिमिटेड रिसोर्स की वजह से है, इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज की वजह से, मार्केट अनसर्टेनिटीज एंड इनसफिशिएंट पॉलिसी सपोर्ट की वजह से हिंडर हुआ है. नंबर 3, वियाबल बिजनेस मॉडल्स आर या तो इमर्ज फॉर लार्ज स्केल एडॉप्शन. इंडिया के अंदर अभी वियाबल बिजनेस मॉडल्स नहीं है सो दैट लार्ज स्केल एडॉप्शन को इमर्ज किया जा सके. नंबर 4, मार्केट डेवलपमेंट इज फर्दर कंस्ट्रेंड बाय लिमिटेड अवेयरनेस अमंग स्टेक होल्डर्स, वीक मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग, वेरिफिकेशन फ्रेमवर्क एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अक्रॉस एरियाज सच एज एग्रीकल्चर, एनर्जी एंड क्लाइमेट पॉलिसी. बिकॉज स्टेक होल्डर्स के अंदर अवेयरनेस नहीं है और वीक मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग, वेरिफिकेशन फ्रेमवर्क, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अक्रॉस एग्रीकल्चर, एनर्जी एंड क्लाइमेट पॉलिसी, ये सब मार्केट डेवलपमेंट के लिए कॉन्स्टेंट है. व्हाट इज वे फॉरवर्ड टू एनेबल लार्ज स्केल एडॉप्शन ऑफ सस्टेन्ड सपोर्ट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज एसेंशियल. बायोचार के लार्ज स्केल एडॉप्शन के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करना होगा. नंबर 2, बायोचार शुड बी सिस्टमेटिकली इंटीग्रेटेड इनटू एग्जिस्टिंग एंड अपकमिंग फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट स्कीम्स, बायोएनर्जी इनिशिएटिव्स इन बोथ अर्बन एंड रूरल कॉन्टेक्स्ट एंड स्टेट लेवल क्लाइमेट स्ट्रेटेजी अंडर द स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. बायोचार बायोचार को एग्जिस्टिंग एंड अपकमिंग फ्रेमवर्क के साथ इंटीग्रेट करना होगा. क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट स्कीम्स जितना भी है उनके साथ इसको इंक्लूड करना होगा. अर्बन एंड रूरल एरियाज के अंदर जो भी बायो एनर्जी इनिशिएटिव्स हैं उसके साथ इसको कनेक्ट करना होगा. स्टेट लेवल क्लाइमेट स्ट्रेटेजी जो भी है अंडर स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज उसके साथ बायोचार को कनेक्ट करना होगा. नंबर 3, रिकॉग्नाइजिंग बायोचार एज अ वेरिफिएबल कार्बन रिमूवल पाथवे विद इन द इंडियन कार्बन मार्केट. इंडियन कार्बन मार्केट के अंदर बायोचार को वेरिफिएबल कार्बन रिमूवल पाथवे के तौर पर रिकॉग्नाइज करना होगा. नंबर 4, डिप्लॉइंग बायोचार प्रोडक्शन इक्विपमेंट एट द विलेज लेवल हैज द पोटेंशियल टू क्रिएट अप्रोक्सीमेटली 5.2 लाख रूरल जॉब. बायोचार प्रोडक्शन को विलेज लेवल पर इक्विप करना होगा. नंबर 5, द एडिशनल बेनिफिट ऑफ बायोचार सच एज बेटर सोइल हेल्थ, लोअर फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट and higher crop yield should be systematically integrated into policy and market framework to fully realize its potential. बायोचार के पोटेंशियल को फुल्ली रियलाइज करने के लिए
इसको पॉलिसी में ऐड करना होगा, साथ ही मार्केट फ्रेमवर्क के साथ इसको इंटीग्रेट करने की नीड है, बिकॉज ये सॉइल हेल्थ को बेटर करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एंड फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट को लोअर करता है, क्रॉप याइल्ड को इंक्रीज करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। कंक्लूजन, इन सम, although biochar is not a silver bullet, it offers a science-backed multi-sectoral pathway for India to achieve its climate and development goal। कंक्लूजन के तौर पर हम देख सकते हैं कि बायोचार एक सिल्वर बुलेट नहीं है, बट ये एक साइंस बैक्ड मल्टी सेक्टोरल पाथवे ऑफर करता है इंडिया को क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट गोल अचीव करने के लिए। व्हाट इज द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन पॉलिटिकल कैंपेन्स? पॉलिटिकल कैंपेन्स में सोशल मीडिया का क्या रोल है? हाउ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस इंडियन इलेक्शंस? डिजिटल प्लेटफॉर्म्स सीन एज ग्रेट प्लेटफॉर्म दैट एम्पावर्ड पीपल। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने पीपल को हमेशा एम्पावर करने का काम किया है। इन इंडिया डिजिटल कैंपेन्स आर नाउ सेंट्रल टू इलेक्टोरल स्ट्रेटजीज नॉट ओनली बाय नेशनल पार्टी बट इवन बाय रीजनल पार्टीज। इंडिया के अंदर डिजिटल कैंपेन अब इलेक्टोरल स्ट्रेटजीज का एक सेंट्रल पॉइंट बन चुका है, और सिर्फ नेशनल पार्टीज के द्वारा ही नहीं बल्कि रीजनल पार्टीज भी अब इलेक्टोरल स्ट्रेटजी के तौर पर डिजिटल कैंपेन्स कर रहे हैं। स्टेटस ऑफ सोशल मीडिया यूज्ड ड्यूरिंग 2024 इलेक्शंस। 2024 इलेक्शंस के ड्यूरिंग सोशल मीडिया का कितना यूज किया गया? सोशल मीडिया यूजेज रीच्ड न्यू हाइट्स ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शंस इन 2019। 2024 में जो लोकसभा इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे, सोशल मीडिया का यूज अपने हाइट्स पर पहुंचा। इट मींस इन इलेक्शंस के ड्यूरिंग सोशल मीडिया का लार्ज स्केल पर यूज किया गया। ऑन गूगल का कैंपेनिंग के लिए कितना यूज किया गया? ड्यूरिंग द 2024 जनरल इलेक्शंस पीरियड फ्रॉम अप्रैल 19 टू जून 1, 89,000 advertisement posted by the BJP were running on Google, on which more than rupees 68,000 crore was spent। 68 crore was spent। 2024 जनरल इलेक्शंस के ड्यूरिंग बीजेपी पार्टी ने 89,000 एडवर्टाइजमेंट गूगल से करा है। इट मींस 89,000 एडवर्टाइजमेंट गूगल पर रनिंग थे, जिस पर 68 करोड़ रुपीज स्पेंड किए गए थे। 2,900 एडवर्टाइजमेंट पोस्टेड बाय द कांग्रेस ड्यूरिंग द सेम पीरियड, ऑन विच ओवर 33 करोड़ वाज स्पेंट। सेम पीरियड में कांग्रेस ने 2,900 एडवर्टाइजमेंट गूगल से कराए और 33 करोड़ रुपीज का इस पर एक्सपेंस किया गया था। ऑन फेसबुक, एज पर रिपोर्ट्स, देयर वर ओवर 220 मिलियन इंटरेक्शंस रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑन फेसबुक अलोन। फेसबुक पर 220 मिलियन इंटरेक्शंस रिलेटेड टू इलेक्शंस रिपोर्ट किए गए। ट्विटर सॉ ओवर 5.4 मिलियन ट्वीट्स रिलेटेड टू द इलेक्शन। इलेक्शन से रिलेटेड 5.4 मिलियन ट्वीट्स ट्विटर पर किए गए थे। 5.4 मिलियन मीन्स 54 लाख ट्वीट इलेक्शन के रिगार्डिंग किए गए थे। ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो मिलियंस ऑफ पॉलिटिकल पोस्ट एंड स्टोरीज बीइंग शेयर्ड। इंस्टाग्राम पर भी मिलियंस ऑफ पॉलिटिकल पोस्ट एंड स्टोरीज शेयर की गई। दीज नंबर्स हाइड द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया ऑन पॉलिटिकल डिस्कोर्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ये जो नंबर्स हैं ये एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हाईलाइट करता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया इन पॉलिटिकल कैंपेनिंग? पॉलिटिकल कैंपेनिंग में सोशल मीडिया का क्या इंपॉर्टेंस है? नंबर वन, रिवोल्यूशनाइज द वे ऑफ पॉलिटिकल कैंपेन। पॉलिटिकल कैंपेन का जो वे है वो रिवोल्यूशनाइज हुआ है। सोशल मीडिया हैज रिवोल्यूशनाइज द वे ऑफ पॉलिटिकल कैंपेन। नंबर टू, कनेक्ट पॉलिटिकल पार्टीज विद वोटर्स ऑन अ मोर पर्सनल एंड डायरेक्ट लेवल। सोशल मीडिया ने पॉलिटिकल पार्टीज को वोटर के साथ मोर पर्सनल एंड डायरेक्ट लेवल पर कनेक्ट करने का काम किया है। इट हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ election campaign, allowing political parties to connect with voters on a more personal and direct level. Number three, play a crucial role in reaching out to big masses. Big masses तक रीचिंग करने के लिए सोशल मीडिया ने पॉलिटिकल लीडर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। ड्यूरिंग 2024 लोकसभा इलेक्शन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स such as Facebook, Twitter, Instagram and YouTube play a crucial role in reaching out to the masses, especially the younger generation who are more active on this platform. 2024 elections के ड्यूरिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सच एज फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब इन सभी ने पॉलिटिकल पार्टीज को मासेस तक रीच आउट करने के लिए, स्पेशली यंगर जनरेशन जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, उन तक रीच करने के लिए क्रूशियल रोल प्ले किया।
इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद इंडिया सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर रखता है, विद ओवर 624 मिलियन पीपल हैविंग एक्सेस टू द इंटरनेट। इंडिया के अंदर अबाउट 624 मिलियन पीपल इंटरनेट एक्सेस रखते हैं। आउट ऑफ दिस अराउंड 400 मिलियन आर एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स। 624 मिलियन इंटरनेट एक्सेस रखने वाले पीपल में से 400 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। This represent a massive opportunity for political parties to engage with voters and shape a public opinion। ये जो इतना ज़्यादा इंटरनेट एक्सेस इंडिया के अंदर पीपल रखते हैं और सोशल मीडिया पर लोग एक्टिव रहते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वोटर्स के साथ एंगेज होने के लिए एक मैसिव अपॉर्चुनिटी रखते हैं और पब्लिक ओपिनियन को शेप करने में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। These social media platforms provide a level playing field where even smaller parties with limited resources can reach a wide audience। ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करते हैं जहां स्मॉलर पार्टीज लिमिटेड रिसोर्स के साथ वाइड ऑडियंस तक रीच कर सकते हैं। हाउ सोशल मीडिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड पॉलिटिकल कैंपेन। सोशल मीडिया ने पॉलिटिकल कैंपेन को किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया है। नंबर वन, पैराडिग्म शिफ्ट इन पॉलिटिकल कैंपेन। पॉलिटिकल कैंपेन में पैराडिग्म शिफ्ट हुआ है। सोशल मीडिया हैज ब्रॉट अबाउट पैराडिग्म शिफ्ट इन पॉलिटिकल कैंपेनिंग। इट हैज मेड कम्युनिकेशन मोर डायरेक्ट एंड इंटरेक्टिव बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड वोटर्स। सोशल मीडिया ने पॉलिटिकल पार्टीज और वोटर्स के बीच में कम्युनिकेशन को मोर डायरेक्ट एंड इंटरेक्टिव मेड किया है। इन द पास्ट पॉलिटिकल कैंपेन हेल्ड ऑन ट्रेडिशनल मीडिया सच एज टीवी, print and radio. While these mediums still play a significant role, social media has added a new dimension to political campaign। पास्ट में पॉलिटिकल कैंपेन जो किए जाते थे वो ट्रेडिशनल मीडिया सच एज टीवी, प्रिंट एंड रेडियो के थ्रू किए जाते थे। इनका भी एक सिग्निफिकेंट रोल था, बट सोशल मीडिया ने पॉलिटिकल कैंपेन के लिए एक न्यू डायमेंशन ऐड किया है। नंबर टू, एबिलिटी टू प्रोवाइड रियल टाइम अपडेट्स एंड इंस्टेंट फीडबैक। रियल टाइम अपडेट्स प्रोवाइड करने में एंड इंस्टेंट फीडबैक ऐड करने में सोशल मीडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पॉलिटिकल पार्टीज कैन शेयर देयर स्पीचेस, पॉलिसीज एंड कैंपेन इवेंट्स विद वोटर्स इन रियल टाइम, अलाउइंग फॉर इमीडिएट रिएक्शंस एंड एंगेजमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी स्पीचेस, पॉलिसीज एंड कैंपेन इवेंट्स को इमीडिएटली शेयर कर सकते हैं वोटर्स के साथ रियल टाइम में, जो कि वोटर्स के साथ इमीडिएट रिएक्शंस एंड एंगेजमेंट को अलाउ करता है। नंबर 3, अलाउ फॉर टारगेटेड एडवर्टाइजिंग एंड माइक्रो टारगेटिंग। टारगेटेड एडवर्टाइजिंग एंड माइक्रो टारगेटिंग को सोशल मीडिया अलाउ करता है। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा, पॉलिटिकल पार्टीज कैन टेलर देयर मैसेज टू स्पेसिफिक डेमोग्राफिक। बिकॉज गवर्नमेंट के पास या फिर वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज के पास पीपल का वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा अवेलेबल होता है, पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैसेज को अगर किसी स्पेसिफिक डेमोग्राफिक के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो कर सकते, इस तरह से करते भी हैं सोशल मीडिया का यूज करके। दिस पर्सनलाइज्ड अप्रोच हेल्प इन क्रिएटिंग अ डीपर कनेक्शन विद वोटर्स एंड मोबिलाइजिंग सपोर्ट मोर इफेक्टिवली। ये जो पर्सनलाइज्ड अप्रोच है ये वोटर्स के साथ डीपर कनेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, साथ ही मोर इफेक्टिव तरीके से सपोर्ट को गेन करने के लिए ये आज इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। चैलेंजेस एंड कंट्रोवर्सीज रिलेटेड टू सोशल मीडिया इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन में जिस तरह से सोशल मीडिया का यूज किया जा रहा है इससे रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या कंट्रोवर्सीज हैं। While social media offers immense opportunities for political campaign, it also have some of the major concern। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं पॉलिटिकल कैंपेन के लिए इमेंस अपॉर्चुनिटीज ऑफर करते हैं, बट इसके बिफोर कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ कंसर्न है। नंबर 1, स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज। मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज का जिस तरह से सोशल मीडिया पर स्प्रेड है ये एक मेजर चैलेंज है, मेजर कंसर्न है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैव बिकम ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर फेक न्यूज एंड मिस इन्फॉर्मेशन। फेक न्यूज एंड मिस इन्फॉर्मेशन के लिए सोशल मीडिया एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन चुका है। ड्यूरिंग इलेक्शंस प्रोपेगेंडा, फॉल्स नैरेटिव्स कैन इजीली गो वायरल इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन। इलेक्शंस के ड्यूरिंग प्रोपेगेंडा, फॉल्स नैरेटिव इजीली तरीके से वायरल हो सकते हैं जो कि पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू बी कॉशियस एंड इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन दे शेयर इज एक्यूरेट एंड वेरीफाइड। पॉलिटिकल पार्टीज को कॉशियस होना होगा और इंश्योर करना होगा जो भी इंफॉर्मेशन वो शेयर कर रहे हैं वो एक्यूरेट एंड वेरीफाइड होना चाहिए। नंबर ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कलेक्ट वास्ट अमाउंट ऑफ यूजर डाटा, इफ नॉट हैंडल्ड रिस्पॉन्सिबली इट कैन बी मिसयूज। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा पीपल का डाटा कलेक्ट करते हैं, अगर इसको रिस्पॉन्सिबली तरीके से हैंडल नहीं किया जाता है देन इसका मिसयूज किया जा सकता है पॉलिटिकल कैंपेन के लिए। Political parties need to be transparent about how they handle user data and ensure that privacy and security are maintained। पॉलिटिकल पार्टीज को
ट्रांसपेरेंसी शो करना होगा कि वो किस तरह से यूजर के डाटा को हैंडल करते हैं, एंड ये इंश्योर करना होगा कि यूजर्स की प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाए। नंबर 3, troll armies and online harassment. Political campaign on social media often lead to emergence of troll armies and online harassment. सोशल मीडिया पर जो पॉलिटिकल कैंपेन होते हैं उसके थ्रू ट्रोल आर्मीज एंड ऑनलाइन हरासमेंट इमर्ज हो सकते हैं। सपोर्टर्स ऑफ डिफरेंट पार्टीज engage in heated argument and sometimes resort to personal attack. So political parties need to promote healthy online discourses and discourage harassment and hate speech. पॉलिटिकल पार्टीज को हेल्दी ऑनलाइन डिस्कोर्सेस को प्रमोट करना होगा एंड हरासमेंट एंड हेट स्पीच को डिस्करेज करना होगा। नंबर 4, अकाउंटेबिलिटी एंड रेगुलेशन. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैव अ बिग रोल इन स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन एंड इन्फ्लुएंसिंग इलेक्शन. मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का एक बिग रोल है एंड ये इस तरह से इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड आर कंसिडरिंग रेगुलेशंस टू कर्ब द मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया ड्यूरिंग इलेक्शंस. पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू बी अवेयर ऑफ these regulations and ensure that they comply with them. To address these challenges require a multi-pronged approach involving the cooperation of political parties, social media platform and regulatory bodies. Balance between freedom of expression and responsible use of social media is crucial for maintaining the integrity of the electoral process. What is the future of social media and political campaign? Political campaign में social media का क्या future है? As technology continue to evolve, the future of social media and political campaign looks promising. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, सोशल मीडिया का पॉलिटिकल कैंपेन में जो रोल है वो प्रोमिसिंग शो हो रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी आर एक्सपेक्टेड टू प्ले अ मोर सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग कैंपेन स्ट्रेटजीज. कैंपेन स्ट्रेटजीज को शेपिंग करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंट रियलिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू अडॉप्ट टू दीज ट्रेंड्स एंड हार्नेस द पावर ऑफ सोशल मीडिया टू इफेक्टिव एंगेज विद वोटर्स एंड शेप पब्लिक ओपिनियन. पॉलिटिकल पार्टीज को सोशल मीडिया की जो पावर है उसको हार्नेस करना चाहिए सो दैट पब्लिक ओपिनियन को शेप किया जा सके एंड वोटर्स के साथ इफेक्टिवली तरीके से एंगेज किया जा सके. कंक्लूजन. सोशल मीडिया हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट टूल इन मॉडर्न डे पॉलिटिकल कैंपेन. मॉडर्न डे पॉलिटिकल कैंपेन में सोशल मीडिया एक इंपॉर्टेंट टूल बन चुका है. इट्स एबिलिटी टू कनेक्ट पॉलिटिकल पार्टीज विद वोटर्स, डिसमिनेट इन्फॉर्मेशन एंड मोबिलाइज सपोर्ट मेक इट अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस. सोशल मीडिया के पास पॉलिटिकल पार्टीज का वोटर्स के साथ कनेक्ट करने की एबिलिटी रखता है एंड इन्फॉर्मेशन को डिसमिनेट सोशल मीडिया के थ्रू किया जा सकता है और सपोर्ट को मोबिलाइज करने के लिए भी सोशल मीडिया का एक इम्पोर्टेंट रोल है और इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए एक क्रूशियल कंपोनेंट आज सोशल मीडिया बन चुका है. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.